हेलो एवरीवन, आज का हमारा स्टेट है नागालैंड। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर देना इसको और अधिक से अधिक इसको शेयर कर देना। आइए सेशन को चालू करते हैं। नागालैंड का मतलब होता है नागा प्लस लैंड। लैंड का मतलब अपन जानते हैं भूमि को लैंड बोला जाता है इंग्लिश में। तो नागा एक जनजाति यहाँ की, मतलब नागाओं की भूमि क्या कहा गया, नागालैंड कहा गया। तो देखो चर्चा को चालू करते हैं और लिखिए पहला पॉइंट 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन, इसका पॉइंट ये है धारा 371 ए की विशेष सुरक्षा के तहत, पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है, विशेष सुरक्षा के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा, ठीक है। यहां तक आपको ये लाइन याद हो जाएगी। क्या हुआ था, 13वां संविधान संशोधन धारा 371 ए की विशेष सुरक्षा के तहत नागालैंड को दर्जा दिया गया था। तो संशोधन याद रखेंगे, गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। कब हुआ था गठन? 1 दिसंबर 1963 को। और भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ था? 16वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। आइए अगली बात करते हैं। राजधानी है इसकी कोहिमा। राजधानी क्या है इसकी? कोहिमा। जितने भी हमारे ईस्ट में स्टेट पढ़ते हैं उनकी सबकी राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियोजी। नेफ्यू रियोजी यहाँ के वर्तमान में सीएम है और इनका संबंध है एनडीडीपी से इनका संबंध है। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सॉरी इधर एनडीपीपी है, बोला सही था, लिख गलत दिया, एनडीपीपी। अब बात करते हैं यहाँ के गवर्नर का नाम, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल गणेशन जी यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल हैं। आइए संसदीय क्षेत्र, लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय, अर्थात यहाँ पे क्या है, ओनली विधानसभा। विधानसभा में कितनी विधानसभा सीट है? 60 विधानसभा सीट्स है। इस बात का आप यहाँ से आप याद ध्यान रखना। जिले कितने हैं? 12 है। राज्य भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। राज्य भाषा यहाँ की क्या है? अंग्रेजी है। आइए राज्य पशु यहाँ का मिथुन है, इसका पॉइंट आप याद रखेंगे। राज्य पक्ष यहाँ का ट्रैगोपन है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रैगोपन। और राज्य वृक्ष यहाँ का क्या है? एल्डर यहाँ का राज्य वृक्ष है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन इसकी सीमा की। सीमा इसकी किस किस से लगती है? आइए लास्ट क्लास अपन ने काय की ली थी? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल, असम, एक देश है जिसको क्या बोला जाता है? बर्मा, म्यांमार। अरुणाचल हो गया, असम हो गया, और कौन सा हो गया? एक स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट अभी तो जो वर्तमान में है, मणिपुर। अरुणाचल, असम, बर्मा और मणिपुर, 4 जगह से इसकी सीमा लगती है, जिसमें बर्मा क्या है? एक कंट्री है। बर्मा क्या है? एक कंट्री है। देखो अब इससे ऐसे पूछता है, नॉर्थ सीमा इसका ऐसी लगती है अरुणाचल प्रदेश से, उत्तरी सीमा इसकी अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। पश्चिमी सीमा इसकी आसाम से लगती है, पश्चिमी सीमा इसकी आसाम से लगती है, पूर्वी सीमा इसकी बर्मा से लगती है, और दक्षिणी सीमा इसकी मणिपुर से लगती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। सीमा आपको याद रखनी है। तो यहाँ से ये सब आपके आंसर मिलता है। 13वां संविधान संशोधन है, नागालैंड से संशोधित है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है धारा 371 ए। इसको आप बॉक्स बना के लिखना, जहां भी लिखो। विशेष सुरक्षा के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा, 16वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ है। एनडीपीपी से इनका संबंध है। नेफ्यू रियोजी का वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है शरामती पर्वत। शरामती पर्वत नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड का ओनली 8% भाग ही क्या है? स्थल है, मतलब समतल भूमि पर है, समतल भूमि है। स्थल में भी क्या अपन मतलब निकालेंगे इसका? समतल भूमि। और जितना भी बचा कुचा पार्ट है वह सब कैसा है? पहाड़ियों का भरा हुआ पार्ट है, पहाड़ियों का पार्ट है। पहाड़ियों का पार्ट होने के कारण बर्मा से इसको, कौन पहाड़ियां ही इसको बर्मा से अलग करती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? मुख्य आहार यहाँ का क्या है? चावल है यहाँ का मुख्य आहार, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। शरामती पर्वत को आप यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे। अब बात करते हैं, देखो 2 नदियां हैं यहाँ पे, मैं उनको इंपॉर्टेंट 2 ही अपन 2 के देखो, नदी लिखना और देखना। बराक, बहुत बार एसएससी ने सवाल किया, बराक और दीखू, ये दोनों नदियां खाप के किससे रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है। कौन कौन सी नदियां? बराक और दीखू। बराक के बारे में तो बहुत बार पूछा गया है, बराक, बराक और दीखू। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? अपन ने वो पढ़ लिया। और इसका आपने देखा होगा स्क्रीन पे, इसका कुल चिन्ह पे क्या बना हुआ है? एक सांड बना हुआ है, ठीक है, लंबे मोटा सा, लंबे सींग वाला। देखा आपने अभी स्क्रीन पे फोटो के माध्यम से, ठीक है। भारत में इसकी स्थिति को भी आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आइए अब बात करते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। देखो एक बार इस पॉइंट को भी आप कहीं ना कहीं लिख ही लेना, ईसाई धर्म बहुमत में है।
एक बार एसएससी ने सवाल किया था, ऐसे कुछ ईसाई धर्म से रिलेटेड था, सवाल मेरे को याद नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को आप याद रखना, वो ईसाई धर्म से ही संबंधित था। ईसाई धर्म का कुछ राज्य का कुछ संबंध के बारे में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ तक के सारे पॉइंट हो चुके हैं हमारे, जल्दी बताइए, यहाँ तक के सारे पॉइंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे अपन आगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, रंग पहाड़ रिजर्व अभ्यारण्य, ये कहाँ है? दीमापुर में। और दीमापुर कहाँ है? नागालैंड में। ये पूछा गया सवाल है, रंग पहाड़ रिजर्व अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? दीमापुर में। कहाँ स्थित है? दीमापुर में। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। एक और ये दो एक जैसे नाम आएंगे, देखो दो एक जैसे नाम आएंगे, यहाँ लिखते हैं अपन इंतांकी और नागांतकी। ये दोनों यहाँ पे क्या है? नेशनल पार्क है, इंतांकी और नागांतकी। तो ये आपको याद हो जाएंगे, एक जैसे नाम है इंतांकी और नागांतकी। यहाँ पे क्या है? ये दोनों नेशनल पार्क है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से अगर कोई पूछता है, एसएससी बार बार, आप इन चीजों पर भी ध्यान मत देना, मैं बताऊंगा क्यों लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आगे। देखो, नोट डाल के लिखना आप यहाँ के, हॉर्नबिल त्योहार। हॉर्नबिल त्योहार, हॉर्नबिल त्योहार सबसे ज्यादा अगर एसएससी सवाल पूछता है तो एक यहाँ पर हॉर्नबिल त्योहार पॉइंट लिखना है। इसके कौन सी जनजाति द्वारा? नागा जनजाति द्वारा। सब पॉइंट एमसीक्यू ग्रुप में पूछता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, इसके राज्य दिवस के उत्सव के अवसर पर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, आइए, और सबसे इंपॉर्टेंट 10 दिन तक यह प्रोग्राम चलता है और कहाँ मनाया जाता है? कोहिमा में। तो कितने एमसीक्यू हो गए? हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कौन सी जनजाति? नागा जनजाति। प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। ठीक है, आइए, 10 दिन का यह त्योहार होता है, कोहिमा में मनाया जाता है। अब दूसरा लिखना सैकरनी। सैकरनी को क्या बोला जाता है? मिनी हॉर्नबिल के नाम से किसको जाना जाता है? मिनी हॉर्नबिल के नाम से सैकरनी महोत्सव को। ठीक है, क्यों कहा जाता है? यह भी क्या है? 10 दिन का है। और कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आतंकी जनजाति द्वारा। बहुत बार पूछा गया सवाल है, आतंकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और यह कितने दिन? यह भी 10 दिन तक चलता है। यह मैंने आपको लिखा दिया, 10 दिन तक यह चलता है। तो अपन यहाँ से क्या देखेंगे? एक तो हॉर्नबिल, एक हो गया सैकरनी। हॉर्नबिल और सैकरनी, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। हॉर्नबिल और सैकरनी और मोआत्सु। देखो, एक और महोत्सव है मोआत्सु। बहुत बार पूछा गया सवाल है, मोआत्सु महोत्सव। मोआत्सु महोत्सव। तो हॉर्नबिल के सारे पॉइंट याद रखना। हॉर्नबिल और सैकरनी बहुत, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। और अपन लिखेंगे आंगमोंग। देखो, आपने श्लेष कृषि का नाम सुना है? श्लेष, जो राख को जलाकर की जाती है, मतलब पेड़ पौधे जो भी होते हैं उनको काटा जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है, फिर उन्हीं में बीज डाल के उगा दिया जाता है। वह भी कहाँ पे फेमस है? नागालैंड में। और दूसरी कृषि झूम कृषि। झूम कृषि के बारे में आपने पढ़ा है, पढ़ाएंगे आपको आगे। तो आइए, दोनों कहाँ पे संबंध है? नागालैंड से इन दोनों का संबंध है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी बताइए। ये सब इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल और सैकरनी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोआत्सु भी यही मनाया जाता है। और एक और यहाँ पे महोत्सव है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उसका नाम है धनेश उत्सव। धनेश उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? अब बात करेंगे अपन आगे, और हमारा क्या पॉइंट रह गया? हाँ, अब अपन बात करते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक के पॉइंट हो गए। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या। एसटी मतलब कौन होते हैं? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में लिखिए मिजोरम, नागालैंड सबसे ज्यादा मिजोरम में। फिर तो देखो, अपन डायरेक्ट पॉइंट याद रखेंगे। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या में नागालैंड कौन से स्थान पे है? दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या में। न्यूनतम जनसंख्या में 5th पोजीशन पे है ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े मैं आपको सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में कौन से स्थान पे है? 3rd स्थान पे है। अब बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में पहले स्थान पे कौन था? अरुणाचल प्रदेश। याद रखना कौन था? अरुणाचल प्रदेश। और वहां का जनसंख्या घनत्व कितना है? ओनली 17 है। कितना है? 17 है। ये नागालैंड कौन सी पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे। और इसका घनत्व कितना है? 118। तो यहाँ से कितने पॉइंट हो गए? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या नागालैंड 2nd पोजीशन, न्यूनतम जनसंख्या में 5th पोजीशन, सबसे छोटा जो में से इसकी गणना होती है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में 3रे पोजीशन पे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में 5th पोजीशन पे। और पहले पोजीशन पे कौन था? अरुणाचल प्रदेश था। तो अपने यहाँ से हो गया एसटी, हो गया नगरीय, हो गया। एक देखो, सर्वाधिक महिला साक्षरता। सर्वाधिक महिला साक्षरता देखो, और ये कौन से पोजीशन पे हैं? 5th पोजीशन पे हैं। तो देखो, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या नागालैंड 2nd पोजीशन, न्यूनतम जनसंख्या 5th पोजीशन, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या 3rd है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें पहला आप याद रखना अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व ओनली 17 है। सर्वाधिक महिला साक्षरता में यह 5th पोजीशन पे है। ये है इसके 2011 जनगणना के आंकड़े। अब बात करते हैं अपन आगे, हमारा क्या पॉइंट बचा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लिख लेना, इसको नोट डाल के, यह बहुत बार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य में नागालैंड कौन सी पोजीशन पे हैं? 1st पोजीशन पर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्यों में नागालैंड कौन से पोजीशन पे है? 1st पोजीशन पे हैं। और -0.6% इसकी दशकीय वृद्धि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आज का ये पॉइंट है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब अपना बचा ये, यहाँ पे अपन ने ये क्या लिख रखा है, इनके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। अभी लिखना, हेडिंग डालना प्रमुख हस्तियां, प्रमुख पर्सन, जो भी बहुत बार ऐसा पूछता है। श्री पी सिलू एओ यहाँ के क्या थे? प्रथम सीएम थे। तो इनका पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? प्रथम सीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम सीएम। रानी एम साइजा, रानो एम साइजा यहाँ की क्या है? रानो एम साइजा यहाँ की प्रथम लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला। तो प्रथम लोकसभा रानी गाई दिनलियो, इनको रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको रानी की उपाधि दी थी। और यह है क्या है? प्रथम पद्म विभूषण। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रानी गाई दिनलियो, रानी की उपाधि इनको किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा गया सवाल है। अब बात करेंगे अपन, आइए, एल किंजलुबा एओ, ये कौन थी? इसकी प्रथम पद्मश्री। कौन प्रथम पद्मश्री किसको मिला था नागालैंड में? एन किंजलुबा एओ टी इल्बा इम्ती का पॉइंट अपन लिखेंगे, प्रथम राज्यसभा जाने वाले व्यक्ति, प्रथम राज्यसभा सदस्य नागालैंड की तरफ से। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। एक लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है। प्रथम सीएम श्री पीवी एओ, ये अपन ने आज का पॉइंट पढ़े। तो देखो, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, विश्व की सबसे तीखी मिर्ची, इसका नाम क्या है? बुट्ट जोलोकियो विश्व की सबसे तीखी मिर्ची है। वह भी किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। और यह गिनीज बुक में इसका नाम है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।